नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल DLED 4th सेमेस्टर मैथ में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बैच 2015 का वर्ष 2018 में पूछा गया चतुर्थ सेमेस्टर का गणित का प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे। दोस्तों इससे पहले हम बैच 2013 और बैच 2014 के चतुर्थ सेमेस्टर में आए हुए गणित के प्रश्न पत्रों को सॉल्व कर चुके हैं। और दोस्तों वहाँ पर जितने भी प्रश्न हमने लगाए हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के अंदर जाकर वीडियोस वाली प्लेलिस्ट में आप सारे प्रश्न पत्र और जितने भी गणित के वीडियोस हैं उनको देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे का निशान नहीं दबाए तो घंटे का निशान भी दबा लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर सबसे पहले हम एक चीज़ आपको बता देते हैं कि जो पिछला प्रश्न पत्र था वहाँ पर एक प्रश्न था, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रश्न संख्या यहाँ पर जो 6 थी, 1 सेंटीमीटर 17 सेंटीमीटर लंबे और 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत के चौड़ाई के परिता घुमाने पर बने बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। ये मैंने पिछले प्रश्न पत्र में हल कराया था और यहाँ पर थोड़ी सी हो गई थी गलती। यहाँ पर लिखा है चौड़ाई के परिता घुमाने पर और मैंने उसमें आपको लंबाई के परिता घुमाने के अनुसार आपको उस प्रश्न पत्र में हल करा दिया था। तो इसको मैं अपनी गलती मानते हुए इसको सुधारता हूँ और यहाँ पर हम इसको दोबारा करेंगे और इसको अब हम चौड़ाई के परिता घुमाएंगे और देखिए क्या उत्तर आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लंबाई थी वो थी 17 और चौड़ाई थी 7। अब उस आयत को हम चौड़ाई के परिता घुमा रहे हैं तो वो जो नीचे वृत्त बनेगा तो वृत्त जो होगा उसका परिमाप चौड़ाई के बराबर होगा। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा, परिमाप का फॉर्मूला लगेगा 2πr बराबर 7। क्योंकि हम चौड़ाई के परिता घुमा रहे हैं तो इसका परिमाप जो होगा वो 7 के बराबर होगा, यानी चौड़ाई के बराबर होगा। और जो बेलन की ऊंचाई होगी, ठीक है, जो ऊंचाई होगी वो आपकी 17 होगी, यानी उसकी लंबाई के बराबर होगी। तो यहाँ पर आप r की वैल्यू निकाल लीजिए, 2πr बराबर 7। तो r बराबर होगा, ये 2π बराबर के इस तरफ चला जाएगा तो r बराबर 7/2π। अब यहाँ पर बेलन का आयतन हम रख लेते हैं, इसका फॉर्मूला लगा देते हैं, πr²h। तो हमने यहाँ पर वैल्यू रख दी, पाई ऐसे ही रखा हुआ है। आर की जो वैल्यू है वो है 7/2π, तो 7/2π लिख दिया गुणे 7/2π, क्योंकि यहाँ पर आर स्क्वायर है तो 2 बार गुणा करना पड़ेगा, गुणे 17। अब यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर लीजिए, पाई ये कट गया, पाई ये कट गया, ऊपर बचा 7, 7 और 17, 7 और 7 17, और नीचे बचेगा 2 गुणे 2 गुणे पाई। तो पाई की वैल्यू हमने यहाँ रख दी 22/7। अब आप इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर हो जाएगा 7 गुणे 7 गुणे 17 गुणे 7, ये जो नीचे वाला 22/7 था इसको यहाँ लिख दिया 22, और जो 7 नीचे था वो ऊपर चला जाएगा। अब इसको आप गुणा कर लीजिए आसानी से, 5831/88 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 66.26 सेंटीमीटर क्यूब इसका उत्तर आ जाएगा। तो दोस्तों वहाँ पर हमने जो पिछले प्रश्न पत्र में हल करके बताया था वहाँ पर हमने उसको लंबाई के परिता घुमा दिया था, इसलिए वो प्रश्न गलत हो गया था। और हमारी एक भाई बहन है कोई, उन्होंने ये हमें सुझाव दिया था कि ये प्रश्न गलत है, तो फिर मैंने उसको सही करके यहाँ पर आपको समझा दिया। तो चलिए बढ़ते हैं अब आज के वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, cot 30/tan45 का मान बताओ। तो cot 30 की वैल्यू रख दीजिए, tan 45 की वैल्यू रख दीजिए। cot 30 की वैल्यू होती है √3, tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो √3/1 हो जाएगा। इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी √3। ऑप्शन नंबर इसका सही होगा बा। अगला प्रश्न है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 8800 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वृत्त की त्रिज्या निकालिए। तो सीधा यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल वाला फार्मूला लगा दीजिए, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr²। उसके बाद वृत्त के क्षेत्रफल की वैल्यू रख दी, ये देख लीजिए आप, यहाँ पर हमने वृत्त का क्षेत्रफल की वैल्यू रख दी, और पाई की वैल्यू होती है 22/7, और r² को ऐसे ही रख दीजिए क्योंकि हमें r यानी त्रिज्या निकालनी है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। अब ये 22/7 बराबर के उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा 7/22। तो r² बराबर 8800 गुणे 7/22। अब 22 को 8800 से काट देंगे
तो ये हो जाएगा 22 चौको 88 400, यानी 400 गुणे 7, आर स्क्वायर हो जाएगा 400 गुणे 7। इसके बाद क्या होगा, जब यहां से स्क्वायर हटेगा तो यहां पर लग जाएगा अंडर रूट। अब 400 गुणे 7 अंडर रूट के अंदर है, तो 400 का तो जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा 20। अब 7 का स्क्वायर रूट हो नहीं सकता, तो 7 को हम स्क्वायर रूट के अंदर ही रख रहे हैं, तो 20 अंडर रूट 7। तो यहां पर जो त्रिज्या निकल के आपके सामने आ गई 20 अंडर रूट 7। यहां पर इसका उत्तर होगा 20 अंडर रूट 7, आपका ऑप्शन नंबर है द। अगला प्रश्न है 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0। अब यहां पर क्या करना होगा, यहां पर इसके गुणनखंड करने होंगे, और फिर गुणनखंड जब हो जाएगा तो उसको 0 के बराबर रखना होगा। 0 के बराबर रखने के बाद x की दो वैल्यूज निकल के सामने आएंगी। यहां पर आप देख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0 किया गया। तो यहां पर हमें x को ऐसे फॉर्म में तोड़ना है कि गुणा करने पर तो 2 आए और जोड़ने या घटाने पर x आए, यानी 1 आए। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने x को -2x प्लस x के फॉर्म में तोड़ लिया। अब यहां पर हमें क्या करना होगा, 2x स्क्वायर माइनस 2x में हमें कॉमन लेना होगा। क्या कॉमन ले सकते हैं, दोनों में 2x हमें दिख रहा है, तो हम 2x कॉमन ले लेते हैं। अब 2x स्क्वायर में हम 2x को कॉमन लेंगे तो बचेगा x, और 2x में 2x को कॉमन लेंगे तो बचेगा 1। अब यहां पर माइनस का निशान लगा है तो यहां पर आ जाएगा माइनस का 1। अब आगे बढ़ेंगे x माइनस 1। अब यहां पर हमने x माइनस 1 कॉमन ले लिया था, तो हम ऐसे ही उठा के इसको सीधा यहां रख देते हैं x माइनस 1। उसके बाद हम ऊपर देखेंगे यहां क्या लिखा हुआ है, x माइनस 1 लिखा हुआ है। अब नीचे हम x माइनस 1 कॉमन ले चुके हैं पहले से ही, तो हम यहां पर ब्रैकेट के बाहर क्या लिख देंगे, +1। जब हमारे पास कुछ कॉमन लेने के लिए है ही नहीं तो हम यहां पर +1 लिख देंगे। अब इसको आप ब्रैकेट बना लीजिए, इसके 2x + 1 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 1। अब आप इन दोनों ब्रैकेट को 0 के बराबर कर दीजिए, तो ये 2x + 1 है तो 2x + 1 बराबर 0, ये x माइनस 1 है तो x माइनस 1 बराबर 0। अब यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, ये जो 1 है बराबर के उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा 2x बराबर -1। अब यहां से हम 2x में 2 हटाएंगे तो x बराबर -1/2, क्योंकि इधर 2 मल्टीप्लाई में था, बराबर के उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब इसी तरह यहां पर सॉल्व करेंगे, यहां पर -1 है, x माइनस 1 बराबर 0। अब 1 को उस तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में। तो यहां पर जो वैल्यूज आपके सामने निकल के आई, एक तो वैल्यू निकल के आई 1 और दूसरी वैल्यू निकल के आई -1/2। तो यहां पर जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आ, 1 और -1/2। अगला जो प्रश्न है, संख्या 14,641 के वर्गमूलों में अंकों की संख्या कितनी होगी। अब आप बताइए 14,641 के वर्गमूलों में अंकों की संख्या बतानी है। अब हमें एग्जैक्ट ये नहीं बताना है कि 14,641 के वर्गमूल है क्या, लेकिन हमें ये बताना है उसमें कितने अंक आएंगे। तो हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे देखिए, अगर हम 100 का वर्ग करेंगे तो ये आएगा 10,000, ठीक है। अब अगर हम 200 का वर्ग करेंगे तो ये आएगा 40,000, ठीक है। अब ये बताइए, ये जो 14,641 है ये 10,000 और 40,000 के बीच में ही तो है, 10,000 और 40,000 के बीच में ही है 14,641, यानी जो इसका वर्गमूल होगा वो 100 और 200 के बीच में ही होगा। अब 100 और 200 के बीच में होगा तो ये बताइए इनके अंकों, इनकी जो संख्या है उसमें कितने अंक होंगे। देखिए 100 में भी 3 है और 200 में भी 3 अंक है, तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा 3। अगला प्रश्न है, किसी चतुर्भुज के किन्हीं 3 कोणों का योगफल 285 है तो चौथे कोण की माप बताओ। अब आपको ये पता होना चाहिए कि किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360। अब 3 कोणों का योग दे रखा है 285, तो चौथे कोण का आसानी से निकाल लेंगे। 360 - 285 जब आप करेंगे तो ये आपका उत्तर आएगा 75, ऑप्शन नंबर बा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1,94,491 में घटाने पर शेष फल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो हमें यहां पर क्या करना है, यहां पर हमें पूर्ण वर्ग बताना है। छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बतानी है जिसे
1,94,491 में घटाने पर शेष फल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो हमें यहाँ क्या करना होगा, यहाँ पर 1,94,491 का पहले हम वर्गमूल निकालने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर वर्गमूल हम निकालने की कोशिश करेंगे, फिर वहाँ पर हम देखेंगे कि लास्ट में कितनी संख्या बच रही है, उसमें हम जितनी भी संख्या बचेगी वही हमारा उत्तर होगा। चलिए इसको करके देखते हैं। तो हम यहाँ पर 1,94,491 का वर्गमूल निकालने का प्रयास करेंगे। तो आप जानते हैं कैसे करेंगे, यहाँ पर हम 1,94,491 लिख देते हैं, उसके बाद इसके जोड़े बना देंगे दो दो के, राइट हैंड साइड से बनाएंगे, जोड़े बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 जोड़े बन गए। तो जो पहला जोड़ा है वो है 19 का। तो अब हमें 19 से कम वाली संख्या लेनी है जो किसी का स्क्वायर हो। जैसे अगर हम 4 का स्क्वायर करें तो 4 चौको 16। अब अगर हम यहाँ पर 5 ले लेंगे तो 5 पचे 25 हो जाएगा, जो ज़्यादा हो जाएगा। हमें सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर वाली संख्याएं लेनी। तो हम 4 चौको 16 यहाँ पे 4 यहाँ लिख दिया और 4 चौको 16 यहाँ लिख दिया। तो 19 में 16 गया तो आएगा 3। अब सीधे हम अगला जोड़ा उतार लेंगे 44। तो यहाँ पर हो गया 344। और यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमने जिससे गुणा किया है यानी 4 से गुणा किया, तो इसी 4 को उठा के हम यहाँ रखेंगे। तो 4 और 4 हो जाएगा ये 8। अब हमारे पास आ गया 8। अब यहाँ पर हम आगे क्या करेंगे, अब हमें ये करना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसको हम यहाँ भी लिखें और यहाँ भी लिखें, और जो यहाँ लिखेंगे फिर यहाँ पर इसको पूरे से गुणा करेंगे। तो वो संख्या हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमने 4 रख दिया, यहाँ पर 4 रख दिया। तो अब 84 का पूरे 4 में गुणा होगा। 84 गुणे 4 होता है 336। अब 336 जो आया है उसको 344 में घटाना पड़ेगा। 344 में घटाएंगे तो आएगा 8। ये देखिए 8 आ गया। अब सीधा हम अगला जोड़ा उतार लेते हैं 891। अब ये जो हमने यहाँ पर 4 जिससे गुणा किया था हमने, वो 4 उठा के हम यहाँ रखेंगे। तो 84 में जब 4 को जोड़ेंगे तो आएगा 88। अब हमें 88 में ऐसी एक संख्या लेनी है जो हम यहाँ भी लिखें और उसी से हमें गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि अगर हम 1 रख दें यहाँ पर 881 गुणे 1 करेंगे तो आएगा 881। 881 एक कम 881 हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पर 881 के जगह 2 रख दें, यानी हम रख दें 882, तो हमें यहाँ भी 2 रखना पड़ेगा। तो 882 गुणे 2 करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हमें 881 ही रखना है। तो 881 गुणे 1 यहाँ रख दिया, 1 यहाँ हो गया 881। तो 891 में 881 घटाएंगे तो आएगा 10। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ क्लियर हो गई कि वह संख्या जो है वो 10 है। 1,94,491 में अगर हम 10 को घटा दें तो हमें पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 का गुणनखंड कीजिए। तो हमें यहाँ पर इसका गुणनखंड करना है और कुछ नहीं करना, सीधा गुणनखंड कर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। तो हमें माइनस एक्स को ऐसे तोड़ना है कि आपका गुणा करने पर 6 प्राप्त हो और घटाने या जोड़ने पर 1 प्राप्त हो, क्योंकि यहाँ पर x का गुणांक 1 ही है। तो हम देखते हैं जो x है इसको हमने 2 फॉर्म में तोड़ लिया, -3x प्लस 2x। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस का x। अब इसको आप देख लीजिए यहाँ पर क्या कॉमन मिल सकता है, यहाँ पर क्या कॉमन मिल सकता है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x में हमने x को कॉमन ले लिया। x को जब कॉमन लिया तो x स्क्वायर में बचा x और 3x में बचा माइनस का 3। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो हमने यहाँ x माइनस 3 ब्रैकेट में लिया वही सीधा हमने उठाकर यहाँ पर रख दिया x माइनस 3। अब इसके जस्ट ऊपर देखिए यहाँ लिखा है 2x माइनस 6। तो x को आप देखिए यहाँ लिखा है 2x और हमने यहाँ पर ले लिया है कॉमन x। तो जब 2x में x को कॉमन ले लेंगे बचेगा 2। तो हमने यहाँ पर क्या रख दिया, केवल 2 रख दिया। अब आप अगला स्टेप करेंगे जब, तो ये x और ये +2 एक ब्रैकेट में और ये x माइनस 3 एक ब्रैकेट में। तो आप समझ गए कितना आसान होता है गुणाखंड करना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 8, sec 30 माइनस 2 cot 45 प्लस -4/3 sin 30 प्लस 2 cos 0 का मान ज्ञात करो। इससे पहले वाले वीडियोस में भी हम इसका उत्तर आपको बता चुके हैं। क्या करना होगा इस प्रश्न में, सीधा इनकी वैल्यूज रख दीजिए और सीधा इसका आंसर आ जाता है। sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3। 2 cot 45 है तो 2 लिखा, इनटू cot 45 की वैल्यू होती है 1।
अब -4/3 उसको ऐसे ही लिख दिया, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, 2 cos 0 है तो 2 को वैसे ही रख दिया, cos 0 की वैल्यू होती है 1। अब यहाँ पर आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, यानी माइनस का 2/3 हो जाएगा। तो ये 2/3 यहाँ लिखा हुआ है, -2 यहाँ लिखा हुआ है, और ये 2 × 1 ये 2 यहाँ लिखा हुआ है। अब आप यहाँ देख सकते हैं 2/3 प्लस का 2/3 माइनस का कट गया, -2 प्लस 2 कट गया, यहाँ पर उत्तर आ गया आपके सामने 0। कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज रखनी है। और ट्रिग्नोमेट्री टेबल को याद करने की आसान ट्रिक हम आपको पहले भी दे चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ट्रिग्नोमेट्री टेबल को याद करने की ट्रिक देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, 2 सिक्का उछालने पर क्या परिणाम प्राप्त होंगे? जब एक सिक्का उछालते हैं तो 2 परिणाम प्राप्त होते हैं, और 2 सिक्का उछालेंगे तो 4 परिणाम प्राप्त होंगे। अब यहाँ पर कितने नहीं पूछा, यहाँ पूछा है क्या परिणाम प्राप्त होंगे। तो आप जब भी 2 सिक्का उछालेंगे तो पहले सिक्के में आने की संभावना है कि H आ सकता है, दूसरे सिक्के में आ सकता है T यानी टेल। अब दूसरी कंडीशन क्या होगी, या तो पहले सिक्के में टेल आ जाए और दूसरे सिक्के में हेड आ जाए। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि दोनों में हेड आ जाए। चौथी कंडीशन हो सकती है कि दोनों में टेल आ जाए। यानी 4 कंडीशन कुल बनती है, 2 सिक्का उछालने पर 4 परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, किसी शंकु की तिरछी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सीधा वक्र पृष्ठ का आपको फॉर्मूला लगाना है, उसमें तिरछी ऊंचाई और त्रिज्या की वैल्यू रख देनी, 343 का क्यूब रूट और 576 का स्क्वायर रूट। तो 343 का आपको क्यूब रूट मालूम होना चाहिए जो कि होता है 7, 576 का स्क्वायर रूट जो कि होता है 24। अब 24 और 7 को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा 7 चौको हो जाएगा 28, 7 दूना 14 और 2 हो जाएगा 16, यानी 168 इसका उत्तर आ जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो देखिए, ओ वृत्त का केंद्र है ABCD चक्रीय चतुर्भुज है, ADC 140 है, तो BAC ज्ञात करना है। तो आपको मालूम है जब भी चक्रीय चतुर्भुज की बात आती है तो वहां पर चक्रीय जो सम्मुख कोण होते हैं उनका कुछ ना कुछ रोल जरूर होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपसे पूछा गया है BAC का मान बताओ, BAC यानी इसका मान पूछा जा रहा है। तो आप ये जानते हैं कि अगर आप इसको ध्यान से देखें तो जो ट्रायंगल ABC है, ABC में आपसे BAC का मान पूछा जा रहा है। आपको ये मालूम है कि जब अर्धवृत्त पर कोण बनता है तो वो होता है 90, यानी जो BCA होगा वो 90 होगा, ठीक है। और ये जो आपका ABC है, ABC कितना होगा, यहाँ पर इसका जो सम्मुख कोण है वो है 140 और इसका जो सम्मुख कोण ये B है, इन दोनों को जोड़कर 180 होता है। जब एक 140 है तो दूसरा वाला कितना होगा, 180 - 40 बराबर 40, ये हो जाएगा 40, C हो जाएगा 90। अब 90 और 40 हो गया 130, तो ये आपका A कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। इसको पूरा सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं उसी तरह किया हुआ है, हमने ACB को 90 माना क्योंकि ये अर्धवृत्त पर कोण बना हुआ है। अब उसी तरह हमने ABC ट्रायंगल को लिया और उसके अंतर जितने भी तीनों कोण हैं उनको जोड़कर 180 के बराबर कर दिया। अब यहाँ पर आपको मालूम है जो ABC था वो ADC का सम्मुख कोण है, तो ABC आपका हो गया 40, यहाँ पर हमने 40 निकाला हुआ है, और BCA जो 90 है वो अर्धवृत्त पर बना कोण है वो 90 हो जाएगा। तो BAC जो होगा उसकी वैल्यू आसानी से निकल आएगी, 90 और 40 हो गया 130, 130 बराबर के उस तरफ गया तो 180 - 130, तो यहाँ पर BAC की जो वैल्यू आ गई वो आ गई। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला प्रश्न भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं, मध्यिका निकालनी है। इस प्रश्न में आपके सामने आंकड़े दे रखे हैं, सारणी दे रखी है, अब इसका आपको मध्यिका निकालना है। अब आप ऐसे प्रश्नों को जरूर देख लीजिए क्योंकि इस बार जो है, इस बार की परीक्षा में बहुलक का प्रश्न नहीं आएगा, इस बार की परीक्षा में मध्यिका का प्रश्न आएगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखिए कि मध्यिका अच्छे से समझ लीजिए, कैसे सारणी वाले प्रश्न करते हैं और कैसे बगैर सारणी वाले प्रश्न करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले इस सारणी के क्रम में एक और सारणी आपको बनानी पड़ेगी। तो ये है वो सारणी, आयु और शिक्षार्थी, ये आपके प्रश्न में दे रखे हैं। अब हमें एक तीसरा कॉलम इसमें और खींचना है, वो है संचयी बारंबारता। अब संचयी बारंबारता का एक कॉलम अलग से खींचना पड़ता है,
ये शिक्षार्थी से लेंगे 4। अब यहाँ पर ये 4 और ये 5 बराबर हो जाएगा 9। अब 9 और 4 हो जाएगा 13, 13 और 6 हो जाएगा 19, 19 और 5 हो जाएगा 24। तो यहाँ पर आपने ये देखा कुल पदों की संख्या कितनी आ गई, 24। और हमें ये भी देखना जरूरी है कि जो पदों की संख्या आई है वो सम है या विषम, क्योंकि मध्यिका में सम का फॉर्मूला अलग लगता है और विषम का फॉर्मूला अलग लगता है। तो हमें क्या करना है, ये देखना है कि ये सम है कि विषम। तो ये जो 24 है, 24 तो हो गया आपका सम। अब यहाँ पर हमें सम वाला फॉर्मूला लगाना होगा। मध्यिका बराबर 1/2 ब्रैकेट के अंदर n/2 वा पद प्लस n/2 + 1 वा पद। अब यहाँ पर n की जो वैल्यू आई थी आपको मैंने बताया था, देखिए n की वैल्यू यानी पदों की वैल्यू आई है 24। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, 24 रख दिया। 24/2 वां पद, 24/2 प्लस वां पद। तो यहाँ पर 24/2 हो जाएगा 12वां पद, और 24/2 + 1 यानी 12 + 1 यानी 13वां पद। अब हमें यह पता करना है कि 12वां पद कौन सा है और 13वां पद कौन सा है। तो जब भी हमें कोई पद ज्ञात करना होता है, जैसे हमें 12वां पद देखना है, तो 12वां पद आपको देखना है तो आपको जाना है संचयी बारंबारता में। संचयी बारंबारता में आप ये देखिए कि 12 से बड़ा या 12 के बराबर कोई है, तो 12 के बराबर तो कोई नहीं, लेकिन 12 से बड़ा है 13, तो इसी को हम ले लेंगे। अब इसके सामने जो आयु है यानी जो मेन वाला सिस्टम है, यानी जो ये कॉलम होता है पद का, ठीक है, तो यहाँ पर जो 13वें पद के सामने जो आयु वाला कॉलम लगा हुआ है, तो ये 13वें के सामने कौन सा है, 14 है। तो यानी जो 12वां पद होगा उसकी वैल्यू होगी 14। यहाँ पर आपने देखा। अब बात करें 13वें पद की, तो मैंने क्या बताया, 13 से ज़्यादा या 13 के बराबर, तो 13 के बराबर वाला है यहाँ पर, तो इसके सामने कितनी वैल्यू है, 14। तो हम फिर से यहाँ पर 14 रख देंगे, यानी 12वें पद की भी वैल्यू 14 है, 13वें पद की भी वैल्यू 14 है। तो 14 + 14 हो जाएगा 28, 1/2 × 28 बराबर 14। यहाँ पर जो मध्यिका निकल के सामने आ गई वो है आपकी 14। आसान सा प्रश्न होता है और इसमें आप कोई गलती मत कीजिएगा, क्योंकि मध्यिका से संबंधित 2 या 3 नंबर के हमेशा प्रश्न आते हैं। तो बहुत आसान सा चैप्टर है, आप जरूर इसको अच्छे से समझ लीजिए। अगला प्रश्न है, एक रोलर का व्यास 70 सेंटीमीटर व लंबाई 2 मीटर है, तो बताइए 50 चक्कर में रोलर कितना वर्ग मीटर चलेगा। अब एक रोलर का व्यास है, इसमें व्यास भी दे रखा है और लंबाई भी दे रखा है, तो इसका ये मतलब है कि ये इस तरह का कुछ रोलर होगा, ठीक है। तो ये रोलर है यानी बेलनाकार रोलर है ये। तो यहाँ पर क्या है, लंबाई इसकी दे रखी है 2 मीटर की, और जो इसका व्यास है वो है 70 सेंटीमीटर। तो यानी यहाँ पर जो त्रिज्या होगी वो इसकी हो जाएगी 70/2 बराबर 35 सेंटीमीटर। यहाँ पर एक चीज़ और देखने वाली है कि यहाँ पर ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, और जो इसका आंसर पूछ रहा है वो भी मीटर में ही पूछ रहा है। तो यानी हमें क्या करना होगा कि जो सेंटीमीटर में है पहले हम उसको क्या कर लें, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्यास है 70 सेंटीमीटर, लंबाई है 2 मीटर। तो जब व्यास 70 है तो त्रिज्या आपकी हो जाएगी 35 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या सेंटीमीटर में दे रखी है, बाकी सब कुछ दे रखा है मीटर में, तो हमें त्रिज्या को सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर लेना है। देखिए जब हम मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो वहाँ पर 100 से गुणा करते हैं। अब हमें सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करना, तो हमें 100 से भाग देना पड़ेगा। तो 35/100 बराबर 0.35 मीटर। तो हमारे पास त्रिज्या निकल के आ गई। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक चक्कर में कितनी दूरी चलेगा वो रोलर, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर फॉर्मूला लगाना होगा। तो एक चक्कर में दूरी चल रहा है, बेलन वाला फार्मूला लगाएंगे, तो बेलन का फार्मूला होगा 2πRh। 2πRh एक चक्कर में चलेगा, यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये इसका परिमाप है, जैसे हम वृत्त का परिमाप निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिर्फ वृत्त नहीं है, यहाँ पर आपका पूरा बेलन है, ठीक है। अब ये जितनी भी दूरी चलेगा, तो ये जैसे मान चलिए यहाँ तक चल गया, तो ये पूरी इतनी दूरी कवर करेगा। अब वृत्त होता तो ऐसे चलता, हमें केवल दूरी ज्ञात करनी पड़ती। अब जब बेलनाकार वो चल रहा है रोलर, तो ये पूरा एरिया कवर करते हुए चलेगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 2πRh। हम फॉर्मूला परिमाप का लगाते हैं, 2πr लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर बेलनाकार है यानी उसमें ऊंचाई भी जुड़ी हुई है, तो यहाँ पर h से भी गुणा कर दिया। अब 50 चक्कर में दूरी कितनी चलेगा, इसी में 50 का गुणा कर दीजिए, ये कर दिया। अब बाकी सारी वैल्यूज रख दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए
2 यहाँ रख दिया, ये 50 यहाँ रख दिया, पाई की वैल्यू 22/7, आर है 0.35, एच है 2। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो 7 और गुणे 35 ये आ जाएगा 0.05। अब 50 गुणे 2 हो गया 100, 22 और 2 का गुणा हो गया 44 और ये 0.05। अब इसको आप गुणा कर लेंगे तो ये आपका 220 वर्ग मीटर इसका उत्तर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये काफ़ी आसान सा प्रश्न था, बस थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर ये किस तरह दूरी चल रहा है। ठीक है, जब वृत्त होता था तो हम परिमाप सीधा निकाल लेते थे 2πr, लेकिन यहाँ पर ये रोलर है तो यहाँ पर ऊंचाई भी दे रखी है, ऊंचाई दे रखी तो हमें ऊंचाई से भी गुणा करना पड़ा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 15 है, 700 को ऐसे 2 भागों में बांटिए कि एक भाग का 40% दूसरे भाग के 60% से 80 अधिक हो। अब यहाँ पर देखिए, अब आप ये सोच सकते हैं कि यहाँ पर तो एक ही कंडीशन दे रखी है, 2 वैल्यूज़ कैसे निकलेंगी। तो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना, लिखा है 700 को ऐसे 2 भागों में बांटिए, यानी अगर हम उन संख्याओं को x और y मान लेते हैं तो उन दोनों का जो योग होगा वो होगा 700। ठीक है, x + y = 700। तो यहाँ पर एक कंडीशन आपके सामने ये हो गई और दूसरी कंडीशन ये दे रखी है कि एक भाग का 40%, यानी एक भाग का 40% ये हो गया। ठीक है, ये जो है दूसरे भाग के 60% से 80 अधिक है, बराबर y का 60% कर लीजिए और प्लस 80 अधिक है तो 80 कर दीजिए और आप इसको सॉल्व कर लीजिए दोनों इक्वेशन और आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं माना संख्या x और y। पहली कंडीशन थी कि 700 को 2 भागों में बांटना है, तो यानी उन दोनों का योग जो होगा वो 700 होगा, तो ये कर दिया मैंने x + y = 700। दूसरी कंडीशन थी कि पहली संख्या का 40% दूसरी संख्या के 60% से 80 अधिक है, तो पहली संख्या का 40% कर दिया, दूसरी संख्या का 60% से 80 अधिक है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा 20 दूना 40, 20 पंचे 100, तो यहाँ पर हो जाएगा x × 2/5, यहाँ पर हो जाएगा 20 × 60, 20 पंचे 100, तो यहाँ हो जाएगा 3/5। तो यहाँ पर y और x वालों को एक तरफ कर लीजिए और संख्या को एक तरफ कर लीजिए, तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा 2x/5, ये हो जाएगा 3y/5। अब ये 3y/5 इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो हमने यहाँ कर दिया 2x/5 - 3y/5 = 80। अब यहाँ पर इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो नीचे आप देखिए दोनों में सेम है, तो नीचे यहाँ 5 रख दिया, ऊपर की वैल्यू सेम टू सेम, जब नीचे सेम है तो ऊपर भी सेम रख दिया, 2x - 3y/5। अब ये जो 5 है ये बराबर के उस तरफ भेजेंगे तब हमें जाकर साधारण समीकरण प्राप्त होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर 5 को उस तरफ भेज दिया, तो ये हो गया 80 पंचे 400 और 2x - 3y ये हो गया आपके सामने। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, ये हो गई दूसरी समीकरण। ठीक है, अब यहाँ पर 2x - 3y = 400 है और ऊपर वाली जो समीकरण थी वो थी x + y। यहाँ पर आपको मालूम है सॉल्व करने के लिए या तो हम x को बराबर कर लें या तो हम y को बराबर कर लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये x और यहाँ पर 2x है, तो हम क्या करें, इसमें अगर हम 2 का गुणा कर दे तो ये भी 2x हो जाएगा और जब इसमें गुणा करना पड़ेगा तो पूरी समीकरण में 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो वही यहाँ पर लिखा गया है, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर। तो जब हम 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x + 2y और था 700 के बराबर, तो 700 × 2 यानी 1400। अब इसके बाद जो समीकरण 2 है इसी के नीचे रख देंगे, 2x - 3y = 400। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 2x यहाँ पर जो नीचे वाला है वो भी प्लस में है, तो यहाँ पर चिन्ह बदल लेते हैं, तो सबके चिन्ह बदल जाएंगे, नीचे ये कट गया। अब ऊपर है प्लस का 2x 2y और नीचे है प्लस का 3y, दोनों को जोड़ लेंगे हो जाएगा 5y। अब 1400 में 400 घटेगा तो आएगा 1000, 5y = 1000। अब ये 5 बराबर के उस तरफ जाएगा तो 1000 के नीचे आ जाएगा, यानी 1000/5। तो 1000/5 जो को हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 200। तो y की वैल्यू यहाँ पर आपके सामने निकल के आ गई 200। अब आपको मालूम है x + y = 700, तो y की वैल्यू अगर 200 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 700 - 200 यानी 500। तो यहाँ पर आपके सामने दोनों वैल्यूज़ निकल के आ गई कि x = 500, y = 200। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है, दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों के अंकों का योग 4 हो, इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो मैंने आपको कई बार बताया जब अंकों का योग 4 कब होगा, जब पहले पासे में और दूसरे पासे में, पहले पासे में 1 आ जाए, दूसरे पासे में 3 आ जाए, तब ये 4 हो जाएगा। दूसरी कंडीशन हो सकती, पहले पासे में 3 आ जाए, दूसरे पासे में 1 आ जाए, तब भी ये जोड़ेंगे 4 हो जाएगा। पहले पासे में 2 आ जाए, दूसरे पासे में भी 2 आ जाए, तब भी ये 4 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर जब अंकों का योग 4 आए तो वहां पर कंडीशन बनती है 3। ठीक है, 3 कंडीशन बनती है। और आपको ये मालूम है दो पासों को जब एक साथ फेंका जाता है तो उसकी कुल कंडीशन बनती है 36। अब 4 अंकों का योग 4 हो रहा है तो वहां पर कंडीशन बने 3, तो 3/36, इसकी जो वैल्यू आएगी 1/12। तो प्रायिकता हो गई आपकी 1/12। तो ये आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके सैंपल स्पेस लिख सकते हैं कि कौन कौन सी वैल्यूज हैं, अगर इनका योग सम आएगा तो 1 3 आएगी, 2 2 आएगा, 3 1 आएगा। अब यहाँ पर कुल संभावित परिणाम हो रहे हैं 3, और दो पासों को जब फेंकते हैं तब वहां पर कुल परिणाम बनते हैं 36। मैं आपको बता चुका हूं, एक पासे को फेंकने पर 6 परिणाम आते हैं, दो पासे को फेंकने पर 36 परिणाम आते हैं। तो यहाँ पर कुल परिणाम हो गए 36, तो प्रायिकता हो गई संभावित बटे कुल। तो संभावित है 3, कुल है 36, तो 1/12 इसका उत्तर आ गया। यहाँ पर इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। प्रश्न संख्या 17 है, 28 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है, इसमें भुजाओं को स्पर्श करता हुआ वृत्त बना हुआ है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब आप यहाँ पर वृत्त को ध्यान से देखिए, ये आपके सामने वृत्त दे रखा है और इसमें चारों तरफ आप देख सकते हैं एक वर्ग है। अब अगर हम बात करें वृत्त के व्यास की, तो जो वृत्त का व्यास होगा वो इस भुजा के बराबर होगा। ठीक है, ये तो पता ही है आपको, चाहे आप वर्ग के अंदर कहीं भी लाइन खींचे वो सब बराबर होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो वृत्त का ये कोना है और इस कोने तक अगर हम लाइन खींचे तो ये वर्ग की भुजा के बराबर होगा। यानी यहाँ पर एक चीज़ क्लियर है कि जो वृत्त का व्यास है तो व्यास वर्ग की भुजा के बराबर है, यानी 28। तो व्यास यहाँ पर 28 आ गया। और इसके बाद जब व्यास आ गया, क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें चाहिए त्रिज्या, तो 28/2 करेंगे तो ये हो जाएगा 14। यानी जो व्यास होता है वो त्रिज्या का डबल होता है, तो त्रिज्या निकालने के लिए 28/2 करना पड़ेगा, तो वो आ गया आपका 14। तो अब इसको आप वृत्त का क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर, यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ग की भुजा 28 सेंटीमीटर, व्यास हो जाएगा आपका 28, तो त्रिज्या आपकी हो जाएगी 14, क्योंकि त्रिज्या आधी होती है व्यास की। अब वृत्त का क्षेत्रफल आप निकाल लीजिए, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू हो गई 22/7, आर है आपका 14, तो 14 × 14, क्योंकि आर स्क्वायर है तो यहाँ पर 2 बार 14 × 14 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 7 दूना 14 हो जाएगा, 22 × 2 × 14। तो यहाँ पर जो इसका आंसर आएगा वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर। आसान सा प्रश्न था, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, ओ वृत्त का केंद्र है, AOB वृत्त का व्यास है। यदि CAB 60 है, ABD 40 है, तो CAD आपको बताना है। ये यहाँ पर प्रश्न का डायग्राम है और प्रश्न ऊपर लिखा है CAD और DBC ज्ञात करो। अब सबसे बड़ी बात है CAD है कहाँ, ये देखना पड़ेगा। ये रहा CAD, ठीक है, यानी इसकी बात कर रहा है, और DBC यानी DBC यानी ये इसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर है, आप चाहें तो इसको बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। आप इनमें से कोई भी एक निकाल लीजिए, या तो CAD निकाल लो या तो DBC निकाल लो, और उसके बाद क्या कर दो, ये दोनों सम्मुख कोण हैं, चक्री चतुर्भुज बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, चक्री चतुर्भुज है ये आपका ADBC, ये क्या है, ये चक्री चतुर्भुज है। अगर एक कोण आपको पता चल गया तो दूसरा आप क्या करिए, आसानी से निकाल लीजिए, क्योंकि दोनों का योग 180 होता है। तो चलिए हम एक को निकाल लेते हैं, कोई भी एक निकाल लेते हैं, और उसके बाद हम उन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, यानी CAD और DBC को जोड़ देंगे और 180 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ चलिए हम निकाल लेते हैं, एक कोण निकाल लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो CAD होगा वो CAB और BAD के योग के बराबर होगा। ठीक है, अब हम चलिए इसको निकाल लेते हैं। जो आपका, या तो हम
BAD निकाल लें या तो हम ABC निकाल लें। तो चलिए हम यहाँ पर DBC को निकाल लेते हैं। अब DBC अगर आप ध्यान से देखें तो ये है क्या, ये है एंगल DBA और ABC का योग है। तो आपको मालूम है यहाँ पर जो DBA है वो तो हमें मालूम है कि ये कितना है, ये है 40, लेकिन हमें ABC नहीं मालूम है। हम अगर ABC निकाल लें तो हमें DBC की वैल्यू पता चल जाएगी। तो चलिए हम चलते हैं ट्रायंगल ABC में। ABC में हम चलते हैं। अब ABC में जो तीनों अंतःकोणों का योग होगा वो 180 के बराबर होगा। अब अगर हम इन तीनों में दो एंगल्स की वैल्यू पता हो तो हमारे पास ABC की वैल्यू पता हो जाएगी। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ABC प्लस एंगल BCA प्लस CAB बराबर 180। तो यहाँ पर हमें ABC की वैल्यू पता नहीं, वही पता करनी। जो आपका BCA है, BCA ये 90 के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि जो BCA है, आप ध्यान से देखिए, यह अर्धवृत्त पर बना कोण है। जो कोण अर्धवृत्त पर बना होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। और जो आपका CAB है वो प्रश्न में दे रखा है कि ये 60 है। अब इसको 180 के बराबर कर दिया तीनों को जोड़ के, तो 90 और 60 आपका हो गया 150। अब 150 को बराबर के उस तरफ ले गए तो 180 माइनस 150 कर दिया। उसके बाद जब 180 माइनस 150 किया तो ये आपकी जो वैल्यू है वो आ गई ABC बराबर 30। तो यहाँ पर आपने देखा ABC बराबर 30 हो गया। तो यहाँ पर ABC की जगह रख देंगे 30 और DBA जो कि पहले से मालूम है कि वो 40 है, तो हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी DBC की वैल्यू निकाल सकते हैं। वो हो गई आपके सामने, DBC की वैल्यू आ गई 70। आसान है। अब आप ये बताइए, जब DBC की वैल्यू हमें पता चल गई तो क्या हम DAC की वैल्यू नहीं निकाल सकते? क्योंकि ये तो सम्मुख कोण है, DBC का सम्मुख कोण है DAC। तो आप ये बताइए, जब दो सम्मुख कोणों का योग 180 होता है, DBC है आपका 70, तो 180 माइनस 70 करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा 110। तो आपका जो DAC है, DAC आपके सामने निकल के आ 110। ये आपका आ गया 110 और ये आपका आ गया 70। अब एक तरफ आपने निकाल लिया तो दूसरा अपने आप ही निकल आएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो DBC है वो DAC का सम्मुख कोण है और दो सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। तो ये आज के प्रश्न पत्र के 18 प्रश्न थे। आते हैं अब आज के प्रश्न की तरफ। आपके लिए जो प्रश्न है x/9 बराबर 25/x। यहाँ पर x का मान आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, 3/5 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 3/5 या फिर 15। तो इसमें जो भी ऑप्शन सही है नीचे हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान जरूर दबा लें। कोई भी समस्या है तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।